पहले ही प्लान करना पड़ता है आपको। भाई आप सब पहले से प्लान करते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, उसे डिफाइन किया, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? आपका स्कोप क्या है, डेटा आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है। जब आप ये तय करते हो ना कि कितना कलेक्ट करना है, तब बात आती है कि भाई किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप करने वाले हो, सेंसस की सैंपल। जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी छोटा होता है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं होते, तो हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि सेंसस इन्वेस्टिगेशन में पॉपुलेशन के हर यूनिट से डेटा कलेक्ट होता है। अगर आपके पॉपुलेशन में 5,000 यूनिट है तो पूरे 5,000 यूनिट से डेटा कलेक्ट होगा। लेकिन सैंपल में यदि आपका पॉपुलेशन 5,000 यूनिट का है तो उसमें से आप 500 का सैंपल ले लोगे, 1,000 का सैंपल ले लोगे और उस पर रिसर्च करोगे। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन जिसमें पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना? पॉपुलेशन आपका स्कोप है, मतलब जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो उस यूनिवर्स में जितना भी डेटा उपलब्ध है वो पॉपुलेशन है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मुझे भारत में बेरोजगारी दर कैलकुलेट करनी है, तो बेरोजगारी दर कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन क्या होगी? भारत की जनसंख्या। तो भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हुआ पॉपुलेशन। अब भारत में रहने वाले लोग तो 150 करोड़ के आसपास हैं, तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन तो संभव नहीं है, हर व्यक्ति से तो डेटा कलेक्ट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सैंपल इन्वेस्टिगेशन होगा। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन से हम एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे और उस पर स्टडी करेंगे, उससे डेटा कलेक्ट करेंगे और उस पर फर्दर स्टडी करेंगे। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है? व्हेन इंफॉर्मेशन on each and every unit of the population is collected। यानी आपके पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट से डेटा कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े फील्ड ऑफ इंक्वायरी में सेंसस इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लो मेरे को एक स्कूल के बच्चों का एवरेज अटेंडेंस कैलकुलेट करना है, तो मेरे लिए उस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो पॉपुलेशन हो गए। और अगर वो कम है तो फिर मैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा, बहुत ज्यादा है तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन में आपकी पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। जब ऐसा होगा तो उसको हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? When each and every unit of the population is not investigated। जब आप पॉपुलेशन के हर यूनिट को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो, सिर्फ उस पॉपुलेशन के एक पार्ट को इन्वेस्टिगेट करते हो, पॉपुलेशन का वो पार्ट क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा। तो फिर हम उसको सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि भाई कब सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कब सैंपल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? तो ये काफी फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि भाई जो प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है, पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है, आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या चाहिए, आपके पास रिसोर्सेस कितना है, समय कितना है। कई सारे फैक्टर्स ये तय करते हैं कि आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन करेंगे या सैंपल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसके कुछ फायदे नुकसान हम समझ लेते हैं ताकि हमको पता चले कब कौन सा इन्वेस्टिगेशन प्रेफर किया जाता है। याद रखिएगा, जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता है वो साइंटिफिक प्रोसेस है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में क्या साइंटिफिक प्रोसेस? भाई क्या दिमाग लग रहा है? मैं कह रहा हूं मेरे पॉपुलेशन में 1,000 यूनिट है और मैं हजारों यूनिट से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, इसमें तो कोई दिमाग खर्च नहीं करना है।
दिमाग तो खर्च होगा कि जब मेरे पॉपुलेशन में 1000 यूनिट हैं और मुझे केवल 100 का सैंपल लेकर पूरे 1000 यूनिट का अनुमान लगाना है, पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाना है। जब काम सैंपलिंग के आधार पर होता है तो वो काम ज्यादा साइंटिफिकली किया जाता है, उसमें दिमाग ज्यादा लगता है, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड अप्लाई होते हैं, अजम्पशंस अप्लाई होते हैं। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में क्या असम्पशन है? तुम तो सारा ही डेटा उठा ले रहे हो, ठीक है ना, लेकिन सैंपल इन्वेस्टिगेशंस में अजम्पशंस अप्लाई करनी होती है, मेथड्स अप्लाई करने होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का अनुमान आपको एक छोटे से सैंपल से लगाना है, तो उसके लिए एक साइंटिफिक तरीका होना बहुत जरूरी है आपके पास, तभी वो अनुमान रियलिस्टिक लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा। तो एक सिंपल सी भाषा में मैंने इसको अरेंज किया है, इससे याद रखना भी आपके लिए आसान रहेगा। सुपीरियरिटी ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन ओवर सेंसस इन्वेस्टिगेशन। देखो, सेंसस इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली होता है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप पॉपुलेशन के हर यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो पैसा तो ज्यादा खर्च होगा, लेकिन जब आप सैंपल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो खर्चा कम होता है। तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन इज मोर इकोनॉमिकल देन सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगर मेरी पॉपुलेशन में 50,000 लोग हैं, मैं 50,000 लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगा तो ज्यादा रिसोर्स लगेगा ना, ज्यादा पैसा खर्च होगा और समय भी ज्यादा खर्च होगा। लेकिन जब मैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो पैसा भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। सेंसस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए मेरे को बहुत लोग चाहिए। सैंपल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है। सैंपल इन्वेस्टिगेशन सेंसस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा साइंटिफिक प्रोसेस है, ये मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि जब आप सारा ही डेटा कलेक्ट कर लोगे, पॉपुलेशन के हर यूनिट से डेटा कलेक्ट कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइंटिफिक मेथड्स वहां अप्लाई होते हैं, अजम्पशंस वहां अप्लाई होते हैं जब आप एक छोटे से सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हो, तो वहां पर आपको अजम्पशंस फॉलो करने पड़ते हैं, साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, ताकि वो अनुमान रियलिस्टिक लगे। तो सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक प्रोसेस देन सेंसस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। बताओ टेक्निकल काम क्या है? 100 लोगों, जैसे मान लो कि मैं 100, एक ना गांव में 100 लोग रहते हैं, वहां पे प्रधान का चुनाव हो रहा है। अगर आप 100 के 100 लोगों से पूछोगे कि भाई आप किसको वोट दोगे, तो फिर तो आप रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दोगे, आपने तो हर एक व्यक्ति से उसका व्यू पॉइंट जान लिया है। आप अगर मान लो 100 लोग रहते हैं और 10 लोगों से केवल सर्वे करो, 10 लोगों से केवल डेटा कलेक्ट करो कि भाई तुम किस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो, तुम अपने गांव में किसे प्रधान बनते देखना चाहते हो, तो उन 10 लोगों के व्यू पॉइंट से 100 लोगों का व्यू पॉइंट अनुमान लगाना, ये है साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें आपको ज्यादा दिमाग खर्च होगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे से सैंपल से एक बड़ी पॉपुलेशन का अनुमान लगाना है। ठीक है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड नो मेजर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है ना भाई। जब आप सारे ही यूनिट से डेटा कलेक्ट करोगे तो एरर होने की संभावना ना के बराबर होगी, लेकिन जब आप सैंपल के आधार पर काम करते हो तो इसका एक ड्रॉबैक तो रहता ही है कि छोटे से सैंपल से बड़ी पॉपुलेशन का अनुमान लगाओगे तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं रहेगी स्टैटिस्टिक्स में। जाहिर सी बात है कि कुछ एरर्स तो होंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि ये है मेरा पॉपुलेशन, मैं इस पॉपुलेशन से उठा रहा हूं ये छोटा सा सैंपल। इस सैंपल में मैंने स्टडी किया कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने देखा कि प्राइस डिमांड के बीच में
पॉजिटिव रिलेशन, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। मैंने क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैलकुलेट किया कि जब प्राइस 10% बढ़ती है तो डिमांड 20% कम हो जाती है। आपने ये जो कैलकुलेशन है वो इस सैंपल पर किया है, तो आप इस सैंपल से अनुमान लगाते हो कि जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस सैंपल में पाए जा रहे हैं तो इस पूरी पॉपुलेशन का भी यही कैरेक्टरिस्टिक होगा। इस पूरी पॉपुलेशन में अगर मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखूं तो पॉपुलेशन में भी यही पाया जाएगा कि भाई 10% प्राइस बढ़ता है तो 20% डिमांड कम हो जाता है। हालांकि इस अनुमान में थोड़े बहुत एरर आ सकते हैं, क्योंकि अनुमानित रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रहते ही हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इस बात को कभी भी सर्टिफाई नहीं करता कि हमारे द्वारा बताया गया रिजल्ट, हमारे द्वारा लगाया गया अनुमान 100% एक्यूरेट होगा। जाहिर सी बात है कि सैंपलिंग के आधार पर जब भी काम होगा तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो अनुमानित होंगे, उसमें कुछ एरर, मार्जिन ऑफ एरर आप हमेशा रखते हो। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एरर कम से कम हो तो इसके लिए आपका डेटा क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको डेटा बहुत सटीक तरीके से कैलकुलेट करना होगा। पहले ही तय कर लो कि तुमको क्या डेटा कैलकुलेट करना है, कहां से करना है, कितना करना है, उनसे क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जब आपका क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छा होगा तो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा। तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में हमेशा सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर तो रहता ही है। तो प्रोवाइड्स बोथ द एस्टिमेट and random errors to which they are subjected to. A sample survey obtain data that could not possibly available otherwise. कई बार क्या होता है कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन संभव ही नहीं होता। जो नेचर ऑफ डेटा है वो ऐसा है कि वहां पर सेंसस इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे जब एक डॉक्टर आपके किसी डिजीज का इलाज करता है, आपके मान लो कोई आपका डॉक्टर चेकअप कर रहा है तो आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो इसके लिए वो आपके ब्लड से, आपके बॉडी से सारा ब्लड तो नहीं निकाल लेगा, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर तो सैंपल के आधार पर ही काम होगा। यानी कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जहां पर सेंसस इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल ही नहीं है, आपको सैंपल से ही काम चलाना पड़ता है। इसीलिए सैंपल इन्वेस्टिगेशन को सेंसस इन्वेस्टिगेशन से सुपीरियर माना जाता है, बेहतर माना जाता है कई मामलों में। एक तो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में खर्चा कम आता है, समय कम लगता है, आपका सैंपल इन्वेस्टिगेशन ज्यादा साइंटिफिक प्रोसेस है। सैंपल इन्वेस्टिगेशन वहां पर भी काम आता है जहां सेंसस इन्वेस्टिगेशन संभव ही नहीं है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन है वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन से सुपीरियर होता है। मेजॉरिटी ऑफ वर्क स्टैटिस्टिक्स में सैंपल के आधार पर ही किया जाता है, और यही टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। टॉपिक का नाम है सैंपलिंग। हम सैंपलिंग पर ही चर्चा करने वाले हैं। कुछ बात आज करेंगे, कुछ बात कल करेंगे, 2 दिन का ही टॉपिक रहेगा। टॉपिक है सैंपलिंग। पहले आप मुझे बताओ, क्या सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया? दोनों में क्या अंतर है? हमने इसकी चर्चा कल भी करी थी। और ये सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन, ये सब आपको पहले प्लान करना पड़ता है। जब आप अपना स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हो तभी ये तय कर लेना है कि भाई तुम किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। जब सब कुछ अच्छे से प्लान कर लोगे उसके बाद डेटा का कलेक्शन शुरू होगा। कलेक्शन करने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एडिटिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, टेबुलेशन होता है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर उस डेटा पे कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के आधार पर जो रिजल्ट्स आए उसका इंटरप्रिटेशन होता है और कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है किसी, ठीक है ना। मतलब वही जो स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है।
बात करते हैं सैंपलिंग क्या है। सैंपल लेने की प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। भाई सैंपलिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ना? किस चीज की प्रक्रिया? है ना? लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। हम किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल निकालकर जब उस पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। यानी सैंपलिंग के आधार पर पॉपुलेशन को स्टडी करना, इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं ना कि भाई कौन सी एक अनुमान लगाते हैं वो कि भाई किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो वो देखते हो कि जब इलेक्शन से पहले ही वो अपने पोलिंग दिखाने लगते हैं भाई जगह जगह की, कि भाई उनके पोलिंग के हिसाब से यूपी में इतनी सीट्स आ रही हैं बीजेपी की, उत्तराखंड में इतनी सीट्स आ रही हैं। हालांकि जब एक्चुअल इलेक्शन होगा तो वो कम ज्यादा हो सकते हैं, उनका अनुमान ऊपर नीचे हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनका डाटा कितना एक्यूरेट था, कितना सटीक था। डेटा अगर अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था, तो उनका अनुमान लगभग लगभग ठीक रहता है। अगर वो कह रहे हैं कि यूपी में इस बार 50 सीट बीजेपी की आएगी तो 50 में से दो कम दो ज्यादा हो सकती हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर तो रहता ही है एस्टिमेटेड और एक्चुअल रिजल्ट में, मगर ऐसा तभी होगा जब डेटा क्वालिटी अच्छी होगी। कई न्यूज चैनल होते हैं जिनको बस न्यूज चलाने के लिए दिखाना है, भाई अपनी पोलिंग दिखानी है, तो डेटा उतनी अच्छी क्वालिटी का वो कलेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तो 50 सीट आएगी और आई मान लो कि 20 ही सीट। तो मैं कहूंगा कि वो तो एकदम फेलियर है उनका पूरा एनालिसिस। और इसके फेलियर की वजह क्या होगी? उन्होंने अपने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से प्लान नहीं करा, उनका क्वालिटी ऑफ डेटा बहुत पुअर था, और उस डेटा के आधार पर जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले, अनुमान निकाले, वो गलत साबित हुए। ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि जब आप पूरी पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल निकालकर उस पर स्टडी करते हो, सैंपल पर स्टडी करते हो, और उस स्टडी से जो रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट के आधार पर पूरी पॉपुलेशन का अनुमान लगाते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। इस प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस प्रक्रिया में वो आपका लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रहा है। द मेन अजम्पशन बोले तो क्या? अजम्पशन बोले तो वही लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दो लॉ जो मैंने आपको बताए कि भाई एक सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाने के पीछे क्या अजम्पशन है कि भाई मैं जब भी सैंपल को प्रोसेस करूंगा, मैं जब भी सैंपल निकालूंगा और उसकी प्रोसेसिंग करूंगा, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि उस सैंपल में वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वही पॉपुलेशन में भी पाई जाएंगी। या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही सैंपल में भी होती हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो कि कहते हैं ना, जैसे अगर बेटा अगर मान लो कि बुरी संगत में पड़ गया, तो कई बार आपने सुना होगा ना कि बेटा ऐसा है तो बाप तो कैसा ही होगा फिर, है ना? यानी कि आपने बेटे के कैरेक्टर से पिताजी का कैरेक्टर अनुमान लगा लिया, पिताजी का कैरेक्टर कैसा होगा बेटे के कैरेक्टर से इसका अनुमान लगा लिया। यानी कि हम मानकर चलते हैं कि पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, सैंपल में भी वही विशेषताएं होती हैं। अगर आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हो तो पूरे पॉपुलेशन का डेटा लेने की जरूरत नहीं है, सैंपल का डेटा उठा लो, सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी पॉपुलेशन में भी वही होंगी। इसी अजम्पशन पे तो पूरा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है ना। एंड दस द इन्फ्रेंस बोले तो अनुमान, ठीक है ना? इन्फ्रेंस अनुमान ड्रॉन for the population on the basis of sample are almost the same
एज दे एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। यानी कि इस तरह से जो हम सैंपल पर रिसर्च करके जो अनुमान लगाते हैं, तो जो सैंपल में विशेषताएं पाई जाती हैं, ऑलमोस्ट वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी पाई जाती हैं। इस आधार पर, इस अजम्पशन पर हम सैंपलिंग करते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए जब मैं 50,000 यूनिट का अनुमान 5,000 यूनिट के सैंपल से लगा सकता हूं, तो मैं 50,000 का डेटा क्यों कलेक्ट करूं? फालतू में समय पैसा क्यों बर्बाद करूं? मुझे ये साइंटिफिक तरीका सीख लेना चाहिए कि कैसे छोटे से सैंपल से बड़ी पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जाता है। अगर मैं साइंटिफिक तरीके को सीख गया, तो सोचो हमारे जो फील्ड ऑफ आपका इंक्वायरी है, उसमें आपका कितना समय बचेगा, कितने सारे आपके ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, कितना समय बचेगा। अगर मैं सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगा सकता हूं, तो मेरा पैसा, मेरा समय, मेरी रिसोर्सेस, हर चीज की बचत हो सकती है। इसीलिए सैंपलिंग को ज्यादा साइंटिफिक प्रोसेस माना गया है सेंसस इन्वेस्टिगेशन से। तो सैंपलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें आप पॉपुलेशन से सैंपल उठाते हैं, सैंपल पर स्टडी करते हैं, वहां से जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या? कि जो विशेषताएं सैंपल में हैं, वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी होंगी। अगर सैंपल का एवरेज 50 है, तो पॉपुलेशन का एवरेज भी 50 होगा। अगर सैंपल का एवरेज वेट 60 केजी है, तो पॉपुलेशन का भी एवरेज वेट 60 केजी होगा। ठीक है ना? अगर सैंपल की ग्रोथ रेट 50 है, तो पॉपुलेशन की भी ग्रोथ रेट 50 होगी। यानी कि जो सैंपल का रिजल्ट होगा, वही रिजल्ट पॉपुलेशन का भी होगा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, और इस अजम्पशन को ही लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा भी था। अब क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में भी जब सैंपलिंग का हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे धीरे धीरे, यहां पर आने वाले हर टॉपिक में, हम भविष्य में भी स्टैटिस्टिक्स में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जिनके मतलब को आप अभी समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है? जैसे पॉपुलेशन क्या होता है? अब शब्द बार बार आता है ना कि पॉपुलेशन, तो क्या है पॉपुलेशन? सैंपल क्या है? ठीक है, सैंपल यूनिट क्या है? तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम समझ लेते हैं। कई बार यहां से एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, तो जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो मैं इसके क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? यानी कल इसके हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक खत्म होने के बाद। By population, we mean a well-defined set of group containing a number of units. The units may be person, household, field, factories, shop, plants, etc. साधारण भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक स्कूल के बच्चों का स्कूल के बच्चों पे कोई रिसर्च करनी है, तो वो स्कूल के बच्चे पॉपुलेशन हो गए। अगर आपको उत्तराखंड की ग्रोथ रेट, डेथ रेट, या किसी भी तरह से पॉपुलेशन पर कोई डिटेल या रिसर्च करनी है कि भाई एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, तो वो पॉपुलेशन, उत्तराखंड की जितनी भी जनसंख्या है, वो पॉपुलेशन हो गई। ठीक है ना? यानी कि वो ग्रुप जिस पर आपको रिसर्च करना है, वो पूरा जो वेल डिफाइंड ग्रुप है या सेट है, वो मेरी पॉपुलेशन कहलाएगा। मुझे ये देखना है कि हमारी भारत में एवरेज कितनी फैक्ट्रियां हर साल खुल रही हैं, कितनी फैक्ट्रियां हर साल खुल रही हैं, तो पूरे भारत में जितनी फैक्ट्रीज हैं, वो मेरे लिए पॉपुलेशन हो जाएंगी। वो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया मेरे लिए पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर मुझे ये जानना है कि हमारे क्या बोलते हैं कि भारत में कितने लोगों के पास रजिस्टर्ड लैंड है, तो जितनी भी भारत में जमीनें हैं, रजिस्टर्ड लैंड है, वो मेरी पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन का मतलब पीपल से नहीं है,
लोगों से नहीं है। पॉपुलेशन में ऑब्जेक्ट भी शामिल है, पॉपुलेशन में पर्सन भी आ सकते हैं, पॉपुलेशन में कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। कोई इंसान भी पॉपुलेशन का हिस्सा हो सकता है, तो लैंड भी पॉपुलेशन का हिस्सा हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि भाई हर हाउस होल्ड की एवरेज इनकम क्या है, पूरे भारत में परिवारों की एवरेज आय कितनी है, तो पूरे भारत में जितने भी हाउस होल्ड होंगे, जितने भी परिवार होंगे, वो पॉपुलेशन हो जाएंगे। अब वो तो बहुत सारे हाउस होल्ड हैं भाई, पूरे भारत में तो न जाने कितने परिवार होंगे, यानी पॉपुलेशन का साइज तो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, आप उस पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल निकालकर उस पर रिसर्च करो, ठीक है। तो पॉपुलेशन मतलब वो पूरा ग्रुप, वो पूरा सेट, ठीक है ना, जिसमें सभी यूनिट्स कवर होते हैं जिन पर आपको रिसर्च करनी। वो पर्सन हो सकते हैं, हाउस होल्ड हो सकते हैं, वो कोई लैंड हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, शॉप हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर इनकी एक डेफिनेशन आप जरूर याद रखना, जी केल्टन की। ये क्या कहते हैं? इन स्टेटिस्टिकल यूसेज द टर्म पॉपुलेशन डज नॉट नेसेसरली रेफर्स टू पीपल। यानी कि स्टेटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब लोगों से नहीं है भाई। हम आम लेमन लैंग्वेज में जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब पीपल से होता है, हम आप लोग जो जीवित इंसान है ना, हम पॉपुलेशन को हमेशा पीपल से रिलेट करते हैं। पर स्टेटिस्टिक्स में जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन को हमेशा पीपल से रिलेट किया जाए। इट इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट ग्रुप of person or object for which results are to apply। आपको जिस चीज पर रिसर्च करनी है उसके पूरे ग्रुप को, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स को आप पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अभी मान लो कि मैं अपने इस बैच की बात करूं, तो इस बैच में जितने भी बच्चे हैं वो पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। अब मैं मान लो कि फीडबैक लेना चाहता हूं कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूं कितनों को समझ में आ रहा है, तो या तो मैं सबसे पूछूं, वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन हो गया कि भाई जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे पूछ रहा हूं कि भाई आपको समझ आया, आपको समझ आया, ये सेंसस इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि यार अगर जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से दो को भी, तीन को भी समझ में आ गया होगा, तो मैं मानकर चलूंगा कि सबको आ गया। तो मैंने अगर दो तीन बच्चों से पूछा भाई तुम्हें आया, उसने बोला हाँ, तुम्हें आया, उसने बोला हाँ, तो मैंने अनुमान लगा लिया कि यार दो तीन को आ गया मतलब सबको आ गया होगा। तो ये हुआ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। मुझे इन्वेस्टिगेशन किस पर करना था? अपने बैच पर। मेरे बैच में कुल कितने यूनिट थे? जितने भी यूनिट थे वो पॉपुलेशन है, वो कंप्लीट सेट, वो कंप्लीट ग्रुप में जितने भी यूनिट्स हैं वो पॉपुलेशन। अब आप उस पॉपुलेशन से कंप्लीट डेटा कलेक्ट करो तो वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन है, और केवल उसका एक हिस्से पर स्टडी करो तो वो सैंपल इन्वेस्टिगेशन। आ रही बात समझे? पॉपुलेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। कई तरह की पॉपुलेशन हो सकती है। अब ये फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल क्या होते हैं इसको समझते हैं। याद रखना यहां से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या अंतर है? पॉपुलेशन इज फाइनाइट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन इट, यानी कि उस पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट हैं, जैसे इस बैच की पॉपुलेशन मान लो 20 है ना, तो इस बैच में कितने यूनिट हैं? 20 यूनिट्स हैं, तो इसकी पॉपुलेशन बराबर 20 यूनिट्स। क्या हर यूनिट काउंट कर लिया ना मैंने? 20 यानी लिमिटेड है ना, पॉपुलेशन लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कि काउंटेबल है। अगर पॉपुलेशन काउंटेबल है तो वो फाइनाइट है। अगर पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं वो काउंटेबल नहीं है, अनलिमिटेड है, तो वो इनफाइनाइट है। सारी बात समझ में? अगर वो काउंटेबल नहीं है तो भी आप उसको इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे कि मेरे बॉडी में कितने जर्म्स हैं, क्या काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना।
तो इसका मतलब कि वो आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशन। लेकिन क्या बोलते हैं कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या काउंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उत्तराखंड में कितने परिवार रहते हैं, काउंट किया जा सकता है। एक फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनमें से कितने मेल फीमेल हैं, काउंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हर वो पॉपुलेशन जो लिमिटेड है, काउंटेबल है, वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, और जो अनलिमिटेड है वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। ठीक है ना? तो फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? जो लिमिटेड होती है, काउंटेबल होती है, और ज्यादातर हम स्टैटिस्टिक्स में फाइनाइट पॉपुलेशन के साथ ही डील, हम ज्यादातर इनफाइनाइट पॉपुलेशन के में हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन के साथ डील नहीं करते हैं। हमें तो आगे चल के जो भी स्टडी करना है उसमें हमको फाइनाइट पॉपुलेशन ही देखने को मिलती है। हालांकि थ्योरेटिकली आपको ज्ञान होना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या अंतर है। ठीक है? इसी तरह से एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है? एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन इज वन विच एक्चुअली एग्जिस्ट। भाई जो एग्जिस्ट करती है वो है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। भाई एक बगीचे में कितने पेड़ हैं, एक ये आप काउंट कर सकते हो? पहले तो ये फाइनाइट हुआ, क्योंकि एक बगीचे में कितने पेड़ हैं मैं काउंट कर सकता हूं, तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन है। ठीक है? और क्योंकि वो पेड़ एग्जिस्ट करते हैं एट प्रेजेंट, वो टेंजिबल है ना, सीएबल है, तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्टेंट है। वो एग्जिस्टेंट का मतलब कि भाई वो एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअली में। जैसे भारत में कितने टैक्स पेयर्स हैं, तो टैक्स पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, ये हाइपोथेटिकल तो नहीं, आपके ख्यालों में तो नहीं है टैक्स पेयर तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है एक्चुअली में, वो एग्जिस्टेंट, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे आपकी बॉडी में जो जर्म्स हैं वो क्या एग्जिस्ट नहीं करते? हाँ करते हैं, मगर वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है ना? आपके भारत में कितने टैक्स पेयर्स हैं, क्या वो टैक्स पेयर एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं, और वो काउंट किए जा सकते हैं, तो वो फाइनाइट भी है। तो हाँ, एक फाइनाइट पॉपुलेशन एग्जिस्टेंट हो सकती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है? वो पॉपुलेशन जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं। अच्छा, एक और बात की, जो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन होती है वो टेंजिबल होती है, रियल होती है ना? जो चीज एग्जिस्ट करती है वो रियल है। और हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का मतलब इमेजिनरी पॉपुलेशन। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर एक कॉइन को मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो हेड या टेल आने की कितनी संभावना है? भाई जब मैं कॉइन को उछालूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। भाई जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी एक कॉइन को टॉस करने की पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड और टेल। तो यही आपका क्या हो गया? पॉपुलेशन। लेकिन ये पॉपुलेशन हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, क्योंकि अभी आपने सिक्का उछाला नहीं है, अभी आपको पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि जब मैं एक सिक्का उछालूंगा तो भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक बार सिक्का उछाला तो हेड आया, फिर 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 उछाला तो हेड आया। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन जब हम अजम्पशन के आधार पर काम करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हम एक कॉइन को एक बार टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम
हैं 2, तो पॉपुलेशन में कितने यूनिट्स हो गए? 2 यूनिट्स। इसी तरह से जब मैं एक डाइस को, जो लूडो में होता है ना, एक डाइस जिसमें 6 नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो जब आप एक डाइस को थ्रो करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई किसी भी नंबर के आने की बराबर संभावना है। जब मैं कोई भी डाइस थ्रो करूंगा तो क्या पता 1 आए, क्या पता 2 आए, क्या पता 3 आए, क्या पता 5 आए, 6 आए। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं एक इवेंट के, इस पर्टिकुलर इवेंट के, एक डाइस को थ्रो करने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। तो ये 6 हुआ पॉपुलेशन, कि भाई मेरे एक पर्टिकुलर इवेंट में टोटल 6 यूनिट्स हैं, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। मगर ये हाइपोथेटिकल है, आप अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा होगा, पर जरूरी थोड़ी है एक्चुअल रिजल्ट ऐसा ही हो। क्या पता आप थ्रो करो 1 आए, फिर थ्रो करो 1 आए, फिर थ्रो करो 1 आए, 2 आए ही ना, 3 आए ही ना। मगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर एक डाइस है तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि इसकी टोटल प्रोबेबल जो पॉपुलेशन है वो 6 यूनिट की होगी। तो पॉइंट यह है कि हाइपोथेटिकल, आपको मैं बता दूं कि पूरी प्रोबेबिलिटी हाइपोथेटिकल अजम्पशन पर ही तो काम करती है। प्रोबेबिलिटी में जो भी हमारे पास डेटा होता है, आप एज्यूम कर रहे हो कि जब आप कार्ड में, जब आपके हाथ में कार्ड हो, प्लेइंग डेक है ना, तो अब मान लो कि मैं उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करूं, तो क्या चांस है कि वो पान का इक्का होगा? क्या चांस है? तो आप जो उसका चांस कैलकुलेट कर रहे हो वो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के आधार पर ही तो कर रहे हो। पूरा हाइपोथेटिकल ही तो अजम्पशन है वो। पूरी प्रोबेबिलिटी इन्हीं हाइपोथेटिकल थ्योरीज पर काम करती है। हालांकि प्रोबेबिलिटी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो उस रास्ते हमें ज्यादा अभी जाना नहीं है। तो पॉइंट है कि हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है, वो ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले सभी यूनिट्स इमेजिनरी हैं, अनुमानित हैं। वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, बस मेरा अनुमान है कि जब मैं सिक्का उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जब मैं क्वाइन को थ्रो करूंगा तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। ठीक है ना? डाइस को थ्रो करूंगा तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन is imaginary and does not exist in reality. Example, the throw of coins or dice. All possible and conceivable throws of coins or dice can never be realized but can be imagined. मान लो आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो, मान लो आप डाइस फेंक रहे हो और 6 कभी आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा, आपने कितने बार फेंक दिया, 6 आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या लेकर चल रहे हैं कि जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो भाई 1 आने के भी चांस हैं, 2 आने के भी चांस हैं, 6 आने के भी चांस हैं, सबके इक्वल चांस। तो इस तरह की पॉपुलेशन हाइपोथेटिकल होती है। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी इन्हीं हाइपोथेटिकल थ्योरीज पर काम करती है। पॉइंट यह है कि पॉपुलेशन 4 प्रकार की होती है: फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। ठीक है? इस पर सवाल भी पूछूंगा कल, देखेंगे कि फिर आप उन एमसीक्यूज के साथ कैसे डील करते हो। अभी हमने बात किया कि पॉपुलेशन क्या होती है, अब हम बात करेंगे सैंपल क्या होता है। हालांकि बहुत बार हम बात कर चुके हैं सैंपल क्या होता है, एक बार फिर देखो। हमने बात करी पॉपुलेशन क्या है, अब हम बात कर रहे हैं सैंपल क्या है। सैंपल पॉपुलेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है ना? जिसको हम सैंपलिंग प्रोसीजर से सेलेक्ट करते हैं। भाई पॉपुलेशन से एक सैंपल निकालने की प्रक्रिया को ही तो सैंपलिंग कहते हैं ना। तो सैंपल आपकी पॉपुलेशन का एक पार्ट है। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल इज कॉल्ड द साइज ऑफ द सैंपल, दैट इज सैंपल साइज।
यानी कि आपके सैंपल में जितने यूनिट्स होंगे उन्हें सैंपल साइज कहा जाएगा। जैसे मेरे पॉपुलेशन का साइज है 5000 यूनिट का और मैंने उसमें से सैंपल लिया 500 यूनिट का, तो मेरा सैंपल साइज कहलाएगा 500 यूनिट। जाहिर सी बात है कि सैंपल छोटा है, पॉपुलेशन बड़ा है। सैंपल पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन का साइज 5000 यूनिट है और सैंपल का साइज 6000 यूनिट है। तो ये तो फंडामेंटल कोई मिस्टेक हो गई है शायद, ठीक है ना। अ सैंपल इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन, एक हिस्सा जो हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है। हाँ, याद रखना पॉपुलेशन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करें, आपको पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। आपको पता होना चाहिए कि उस समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। उसके आधार पर आप तय करते हो कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, कहां से डेटा चाहिए, तब हम तय करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि मैं देखना चाहता हूं कि पिछले साल भारत की जो इंटरनेशनल टीम है, जो ए टीम है, ठीक है ना, जो मेन टीम है, उसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का बैटिंग एवरेज क्या है, ठीक है। तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या हो गया, भारत के लिए खेलने वाले जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनका जिनका बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब मेरे लिए क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। अब मैं उस पॉपुलेशन में से, क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी तो नहीं है, तो मैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता हूं, सबका डेटा ले सकता हूं, या फिर मैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता हूं कि चलो यार उसमें से केवल जो प्लेइंग 11 है या जो 15 प्लेयर्स हैं केवल उनका डेटा मैं उठाता हूं। तो जैसे मैंने मेन मेन खिलाड़ियों का डेटा उठाया और उनका एवरेज निकालना शुरू किया, ठीक है। तो याद रखना कि जो पॉपुलेशन है वो पहले डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन ही क्लियर नहीं होगा तो आप सैंपल कहां से चुनोगे। भाई रिसर्च करने के लिए आपको सैंपल चाहिए, सैंपल के लिए पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि भाई सैंपल मुझे कहां से उठाना है। तो पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करना जरूरी है। पॉपुलेशन कैसे डिफाइन होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको किस तरह का डेटा चाहिए और वो डेटा आपको कहां से मिलेगा। उसके आधार पर हम तय करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन भारत की फैक्ट्रीज होंगी, या भारत में रहने वाले लोग होंगे, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होंगे। इस तरह से हम अपना पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। फिर हम उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं, एक हिस्सा निकालते हैं, उस हिस्से को ही सैंपल कहते हैं। उस सैंपल में जितने यूनिट्स होंगे उसको सैंपल साइज कहते हैं। और उस सैंपल पर हम स्टडी करते हैं और उस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाने का प्रयास करते हैं। हम सैंपल पर स्टडी करते हैं और उस सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसी के आधार पर हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का अनुमान लगाते हैं। क्या जूम इन में समझा नहीं, जूम इन कर दो, जूम आउट हो रखा है, नहीं समझा मैं, क्या क्या हो रखा है जूम आउट। अच्छा, ध्यान नहीं दिया होगा शायद मैंने। तो ये तो बहुत बार बोल चुका हूं यार मैं कि भाई हम जब सैंपल पर स्टडी करते हैं तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं सैंपल में होंगी हम अनुमान लगा लेंगे कि वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी होंगी, ठीक है ना। अगर मैं सैंपल, मान लो कि मैं सैंपल लेकर उसका एवरेज निकाल रहा हूं, माना उसका एवरेज 5 आया, तो मैं मानूंगा पूरी पॉपुलेशन का एवरेज भी 5 है, ठीक है ना। It is assumed that a sample is the best representative of the population and possesses all the characteristics of the population. इस assumption को law of statistics भी कहते हैं। यानी हम ये assume करके चलते हैं कि जो विशेषताएं एक सैंपल में होती हैं
वही विशेषताएं पूरे पॉपुलेशन में भी पाई जाती हैं, यानी सैंपल अपनी पॉपुलेशन का एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है ना? अब बात आती है सैंपलिंग फ्रैक्शन की। सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे समझ लो, ये है मेरा पॉपुलेशन का साइज और ये है मेरा सैंपल का साइज। सैंपल का साइज तो पॉपुलेशन से छोटा ही होगा ना। पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एम, तो सैंपल का साइज स्मॉल एम। ठीक है ना? इस रेशो को, इस फ्रैक्शन को ही सैंपलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन क्यों बोल रहा हूं भाई? अरे सैंपल छोटा होगा ना, अगर उसका रेशो निकालोगे तो फ्रैक्शन में ही तो आएगा। जैसे मेरी पॉपुलेशन में 5000 यूनिट्स हैं और मैंने सैंपल लिया है 500 यूनिट का, तो रेशो कैसे निकलता है भाई? ए और बी का रेशो निकालो, कैसे निकालोगे? ए डिवाइडेड बाय बी। रेशो एनालिसिस आप पढ़े हैं। तो जब मैं सैंपल का प्रोपोर्शन निकालूंगा, रेशो निकालूंगा पॉपुलेशन पर, तो वो रेशो फ्रैक्शन में ही तो आएगा ना भाई। इसी को कहते हैं सैंपलिंग फ्रैक्शन। सैंपलिंग फ्रैक्शन। तो मेरा जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है वो कितना है? 0.10 है, या आप इसे कह सकते हो 10% है। क्या कभी भी सैंपलिंग फ्रैक्शन 100% हो सकता है? अगर वो 100% है तो वो सैंपल थोड़ी है, फिर तो वो सेंसस है, फिर तो कंप्लीट डेटा हो गया, फिर वो सैंपल कहां रहा? ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है वो लेस देन 100 ही होगा। हाँ, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंटेन करना है। हमने पढ़ा है कि जब ज्यादा लेवल ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो हम बड़ा सैंपल साइज लेते हैं। अभी हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि सैंपल साइज कब छोटा लेना चाहिए, कब बड़ा लेना चाहिए। तो सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है आप समझ गए होंगे, पढ़ लीजिए। ये एक रेशो है सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज के बीच में। सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज के बीच में ये रेशो है, इसी रेशो को सैंपलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। हमने 3 टर्म पढ़े। पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पॉपुलेशन में हमने ये भी पढ़ा इनफाइनाइट, फाइनाइट में क्या अंतर है, और एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल में क्या अंतर है। ठीक है? अच्छा, सैंपलिंग यूनिट क्या होता है? इट इज एन आइडेंटिफिएबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जिस यूनिट से आप एक पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, उसी को सैंपलिंग यूनिट कहते हैं। एंड इज एन अल्टीमेटली ऑब्जर्वेबल यूनिट ऑन विच सम इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मुझे भारत में फैक्ट्रीज की एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है कि भाई हर एक फैक्ट्री अपना में एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है। तो मेरे लिए पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है? तो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को आप कैसे मेजर करोगे? फैक्ट्रीज से, है ना? एक फैक्ट्री बराबर एक यूनिट। अगर मेरे को एक स्कूल में बच्चों पर कोई रिसर्च करना है तो एक बच्चा बराबर एक यूनिट, एक स्टूडेंट बराबर एक यूनिट। अगर आपको एवरेज इनकम कैलकुलेट करनी है तो आप उस यूनिट को रुपए में रखेंगे, है ना? कि एक रुपए में मेजर करेंगे ना कि 50,000 रुपया, 60,000 रुपया। तो सैंपलिंग यूनिट वो मेजरमेंट होता है जिससे आप सैंपल को, जिससे आप पॉपुलेशन को और सैंपल को मेजर करते हो। ठीक है भाई? मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा तो किस चीज में कलेक्ट करूंगा? मीटर में, लीटर में, पर पर्सन, पर फैक्ट्री। किस तरह से आप पॉपुलेशन को, वो पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करोगे? यूनिट तो डिफाइन होना चाहिए ना।
क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरी पॉपुलेशन 50,000 थी जिसमें से मैंने 5,000 का सैंपल ले लिया? अरे 50,000 क्या, 5,000 क्या, कैसे मेजर कर रहे हो इसको? 50,000 यूनिट, 50,000 केजी, 50,000 पर्सन, 50,000 रुपए, क्या है आपका मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या होता है? वही यूनिट होता है। तो आपको सैंपलिंग यूनिट भी डिफाइन करना पड़ता है कि आप जो पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं उसको कैसे मेजर करोगे, फिर उसमें से आप कितने यूनिट का सैंपल ले रहे हो, वही सब सैंपलिंग यूनिट कहलाते हैं। इसके बाद आता है सैंपलिंग फ्रेम। हालांकि वो सैंपलिंग क्या बोलते हैं कि आ, आपको पॉपुलेशन क्लियर होने के बाद सैंपल जब आप निकालते हो तो आपको सैंपल का साइज पता होना चाहिए, सैंपल में कितनी यूनिट्स हैं पता होना चाहिए, उन यूनिट्स को कैसे मेजर करना है ये पता होना चाहिए। सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, आइए इसको पहले साधारण भाषा में समझाता हूं वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे एक स्कूल में हर एक बच्चे की अटेंडेंस चेक करनी है। मुझे एक स्कूल में हर एक बच्चे की अटेंडेंस चेक करनी है, तो उस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पॉपुलेशन हो गए, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पॉपुलेशन हो गए। उस पॉपुलेशन की डिटेल जिस रजिस्टर में लिस्टेड होगी, एक मिनट बैटरी कम, एक मिनट देना यार, चार्जर लगा लो। मान लीजिए कि सैंपलिंग फ्रेम क्या है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मेरे पॉपुलेशन में जितने भी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब मेरी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने यानी मेरी पॉपुलेशन में जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट या रिकॉर्ड जहां से हम सैंपल उठाएंगे उसको हम सैंपलिंग फ्रेम कहेंगे। जैसे एक साधारण एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एक कॉलेज में या एक स्कूल में 2,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो 2,000 बच्चे मेरे लिए क्या है? पॉपुलेशन है। अब इन 2,000 बच्चों का नाम, इन 2,000 बच्चों का रोल नंबर, ये 2,000 बच्चे क्या पढ़ते हैं, कोर्स कौन आर्ट्स में है, कौन साइंस में है, कौन कॉमर्स में है, ये सारा डेटा मुझे जिस रजिस्टर में मिलेगा वो रजिस्टर, वो लिस्ट या इसके लिए जो भी रजिस्टर होगा या जो भी लिस्ट होगी वो रजिस्टर या वो लिस्ट मेरे लिए कहलाएगा सैंपलिंग फ्रेम। यानी ये है वो लिस्टेड डॉक्यूमेंट जहां से मैं अपना सैंपल उठाऊंगा। ठीक है ना? सैंपलिंग फ्रेम वो बाउंड्रीज हैं जहां से आप अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये है मेरी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में 1,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मुझे इस पॉपुलेशन की एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या आप 1,000 बच्चों से डेटा कलेक्ट करोगे? तो
इन 1000 बच्चों से मैं डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा, माना कि मैं 100 का सैंपल लूंगा। अरे तो 100 कौन से होंगे? वो आपको अभी पता थोड़ी है कि वो 100 बच्चों के क्या नाम है, कहाँ पढ़ते हैं, कौन से स्ट्रीम में पढ़ते हैं, है ना? मतलब आपने तो ये देखा कि इस पूरे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं और मुझे 100 का सैंपल लेना है, तो वो 100 बच्चे कहाँ से उठाओगे आप? उसकी एक लिस्ट तो होगी, ठीक है ना? उसका क्या बोलते हैं कि एक रजिस्टर तो होगा, वही आपका सैंपलिंग फ्रेम होगा। मान लीजिए कि कॉलेज के पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में हजारों बच्चों की डिटेल लिखी हुई है, क्या नाम है, कौन कब से पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, सब सारी डिटेल इस रजिस्टर में है। तो अब ये रजिस्टर मेरे लिए बन गई बाउंड्री, ये रजिस्टर बन गया मेरे लिए सैंपलिंग फ्रेम। अब मैं इस रजिस्टर में से रेंडमली 100 बच्चे चुन लूंगा और 100 बच्चों से जाकर उनका वेट पूछूंगा, अगर एवरेज वेट निकालना है हाइट पूछूंगा, या मार्क्स पूछूंगा, या जो भी डेटा कलेक्ट करना है करूंगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सैंपलिंग फ्रेम। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि आप भारत में जो कितनी फैक्ट्रीज, एवरेज एवरेज हर साल कितनी फैक्ट्री बनती है या बंद होती है, मतलब एवरेज कितनी फैक्ट्रीज बढ़ती हैं या एवरेज कितनी फैक्ट्रीज बंद होती हैं। तो इसके लिए आपके लिए पॉपुलेशन क्या है? पूरे भारत में जितनी भी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं वो आपके लिए पॉपुलेशन है। लेकिन आपको पता है कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? आपको केवल इतना पता चला ओवरऑल कि भाई पूरे भारत में 5 लाख फैक्ट्रीज हैं। अब वो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे भारत में से आपने जो सैंपल उठाया वो पूरा का पूरा सैंपल उत्तर प्रदेश का था, तो पूरा का पूरा सैंपल उत्तर प्रदेश से उठा लिया तो पूरे भारत को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो मुझे एक ऐसा रजिस्टर चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, एक ऐसी लिस्ट चाहिए जहां से मैं सैंपल उठाऊंगा, जहां पर मेरे को इस पूरे पॉपुलेशन की डिटेल मिलेगी। पूरे भारत में 5000 फैक्ट्रीज हैं, तो मुझे 5000 फैक्ट्रीज की पूरी डिटेल कहाँ मिलेगी? तो मैं गवर्नमेंट के पास सारी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड होंगी, मैं उनसे वो लिस्ट निकलवाऊंगा और उस लिस्ट के आधार पर अब मैं चुनूंगा कि यार 5 फैक्ट्रियों का सैंपल हमें उत्तराखंड से ले लेना चाहिए, 5 फैक्ट्रियों का सैंपल हमें यहाँ से ले लेना चाहिए। इस तरह से पूरे भारत के कोने कोने से हम सैंपल उठाएंगे और फिर उस पर रिसर्च करेंगे। तो क्या है आपका सैंपलिंग फ्रेम? ध्यान से सुनना। इट इज एन ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन है सैंपलिंग यूनिट का, जहां से हम सैंपल क्या करते हैं, पॉपुलेशन का, जहां से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। दिस मे बी अ लिस्ट ऑफ यूनिट्स with their identification particulars or a map showing the boundaries of sampling unit। ये कोई लिस्ट हो सकती है, ये कोई मैप हो सकता है, ये कोई रजिस्टर हो सकता है, गाइड हो सकता है, जहां पर आपके पूरे पॉपुलेशन की डिटेल आपको मिल जाए, आप पूरी पॉपुलेशन के यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सको। फिर उस लिस्ट में से, उस मैप में से, उस बाउंड्रीज में से आप सैंपल उठा लेना, सैंपल इकट्ठा कर लेना। उस लिस्ट को, उस मैप को, उन बाउंड्रीज को हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, एज सैंपलिंग फ्रेम इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट सैंपलिंग फ्रेम कंटेन्स all the sampling units of the population under consideration। क्योंकि सैंपलिंग फ्रेम से आप सारा सैंपल उठाओगे तो इस बात को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि उस सैंपलिंग फ्रेम में पॉपुलेशन के हर यूनिट मौजूद हो। जैसे ये है मेरा पॉपुलेशन, पूरा भारत, और ये मेरा सैंपलिंग फ्रेम। ये मान लीजिए कि ये है उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है एमपी, ये है दिल्ली, ये है महाराष्ट्र, इस तरह से।
ठीक है, मैंने एक फ्रेम, एक बाउंड्री तय कर ली कि भाई उत्तराखंड में कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है, मैंने उसकी लिस्ट निकाल ली। यूपी में कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है, मैंने उसकी लिस्ट निकाल ली। एमपी में कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है, मैंने उसकी लिस्ट निकाल ली। ये पूरा भारत है, इस पूरे भारत में कितनी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है, माना पूरे भारत में 5000 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है। तो ये 5000 क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। उस पूरे भारत में इस उत्तराखंड में ये सैंपलिंग, ठीक है ना, ये सैंपलिंग फ्रेम है। इसी तरह से बाकी भी सैंपलिंग फ्रेम है। इस सैंपलिंग फ्रेम में इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज में 1000 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड है। अब इन 1000 में से मैं 50 का क्या ले लेता हूं, सैंपल ले लेता हूं। तो जहां से भी आप सैंपल ले रहे हो, आपको सैंपल लेने से पहले बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, सैंपलिंग फ्रेम तय करना पड़ेगा कि भैया आप जो पॉपुलेशन में से सैंपल उठा रहे हो उस पॉपुलेशन की डिटेल कहां पर है, उसकी लिस्ट कहां पर है। जब आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी तो उस लिस्ट में से आप सैंपल का चुनाव करो, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, मान लो एक कॉलेज पर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं बच्चों पर। अब मैं कॉलेज के बच्चों पर रिसर्च कर रहा हूं, तो पहले मैंने प्रिंसिपल से पूछा तुम्हारे कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं। उसने कहा मेरे कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। तो वो 2000 पॉपुलेशन हो गई। अब मैंने बोला जरा 2000 बच्चों की डिटेल लाकर देना मेरे को, तो उन्होंने मेरे को 10 रजिस्टर लाकर दे दिए, या एक रजिस्टर लाकर दे दिया जिसमें 2000 बच्चों की पूरी डिटेल है, किसका क्या नाम है, किसने कब एडमिशन लिया था, कौन। मान लो ये है मेरी पॉपुलेशन, ये है मेरा पॉपुलेशन। माना ये पॉपुलेशन है 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ये स्टूडेंट क्या है, ये मेजरमेंट है ना, ये यूनिट है कि भाई मेरे लिए 1000 स्टूडेंट्स, यानी यहां पर एक स्टूडेंट बराबर 1 यूनिट में कंसीडर कर रहा हूं। यानी कि मेरी पॉपुलेशन में 1000 यूनिट है जिसमें 1 यूनिट बराबर 1 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये मेरी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि आप इस पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करो, पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करो। तो बताओ इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगर आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन करो, यानी कि 1000 यूनिट है पॉपुलेशन में और 1000 लोगों से डेटा कलेक्ट करो, सभी स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करो। डिपेंड करता है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो, उसके आधार पर आप डेटा कलेक्ट करोगे, मार्क्स के, एज के, हाइट के, वेट के, है ना, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अगर पूरे के पूरे 1000 स्टूडेंट से आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ये एक सेंसस इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब मैंने माना कि 1000 स्टूडेंट से उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट किया। मैंने पूरे 1000 स्टूडेंट्स
की हाइट का मेजरमेंट किया और हर एक स्टूडेंट की हाइट को मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये एक सेंसस इन्वेस्टिगेशन हो गया जिसमें आपने एक कॉलेज के सभी बच्चों का डेटा कलेक्ट किया हाइट का। फिर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके क्या निकाला, उनका एवरेज हाइट निकाला। एवरेज हाइट निकाला माना इन सभी बच्चों का एवरेज हाइट 5.8 इंच का आ रहा है, यानी इन सभी बच्चों की एवरेज हाइट 5.8 है। ये जो 5.8 आपने एवरेज हाइट निकाली, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने निकाला, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने निकाला 5.8, कहां से निकाला आपने न्यूमेरिकल वैल्यू? कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। आपने पूरी पॉपुलेशन से ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करी, पूरी पॉपुलेशन के हाइट का डेटा कलेक्ट किया और उनका एवरेज हाइट निकाला। तो आपने पूरी पॉपुलेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करी, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। इसी को पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या निकाला हमने न्यूमेरिकल वैल्यू? 5.8 एवरेज हाइट। ये हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करी। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसे पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर या पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, यही सेम चीज मान लीजिए कि मेरी पॉपुलेशन है 1000 स्टूडेंट्स की। अब मैं 1000 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि माना मैंने 1000 में से सैंपल ले लिया ऑफ 20 स्टूडेंट्स। मैंने 20 बच्चों का सैंपल ले लिया, तो ये एक सैंपल इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन 20 बच्चों की मैंने एवरेज हाइट का डेटा कलेक्ट किया। 1000 बच्चे हैं पॉपुलेशन में, लेकिन मैंने केवल 20 का सैंपल लिया और 20 से अब मैं हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। याद रखना, 1000 बच्चों की लिस्ट तो होगी ना। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 1000 बच्चे कौन से हैं? क्या वैलिडिटी है कि आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं? कोई रजिस्टर होगा, कोई लिस्ट होगी, कुछ तो होगा जिससे आप आइडेंटिफाई करो कि हाँ इस पॉपुलेशन में 1000 बच्चे हैं। वो लिस्ट कहलाती है फ्रेम। वो है मेरा सैंपलिंग फ्रेम, क्योंकि उसी लिस्ट से मेरे को सैंपल उठाना है। मैंने उस लिस्ट, जब मैंने 1000 बच्चों की लिस्ट देखी तो मैंने उसमें से 20 बच्चों का सैंपल ले लिया नाम के साथ कि हाँ भाई इन 20 बच्चों से सैंपल लेना है। मान लो एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता। इस तरह से हमने 20 बच्चों का सैंपल ले लिया और उन सैंपल जिन बच्चों का सैंपल लिया उनसे हमने एवरेज, उनकी हाइट का डेटा कलेक्ट किया। उनकी हाइट पर हमने स्टडी करी और उनका एवरेज हाइट निकाला। माना उनका एवरेज हाइट आ रहा है 5.7। भाई जब आप सैंपल के आधार पर कैलकुलेशन करोगे तो थोड़े बहुत एरर की तो संभावना है। माना सैंपल का एवरेज 5.7 आ रहा है, तो मैं अनुमान लगा लूंगा कि अगर 20 बच्चों की एवरेज हाइट 5.7 है तो 1000 बच्चों की भी एवरेज हाइट 5.7 के आसपास ही होगी, क्योंकि सैंपल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पॉपुलेशन में होते हैं। अगर 20 बच्चों का एवरेज इतना है तो हम अनुमान लगाते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि 1000 बच्चों का भी एवरेज हाइट इतना ही होगा। इस बार आपने ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करी 5.7, वो पॉपुलेशन से करी? नहीं, इस बार आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू सैंपल से कलेक्ट करी, कैलकुलेट करी है। जब आप सैंपल से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। ये कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या है? जब आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हो किसी सैंपल से तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं।
और जब आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हो किसी पॉपुलेशन से, तो उसको पैरामीटर कहते हैं या पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन पैरामीटर केवल सेंसस इन्वेस्टिगेशन में ही पॉसिबल है, स्टैटिस्टिक सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ही पॉसिबल है। क्या ये यहां तक ये बात क्लियर है? क्या ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर है? याद रखना, यहां से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। किस तरह के सवाल आते हैं उसके लिए आप कल का वेट करना, बस जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 90% एमसीक्यूज के सही जवाब देंगे बिना मेरी हेल्प। जहां पर कंफ्यूज होंगे वहां मैं बता दूंगा कि आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। याद रखना, एक अच्छा, ज्यादा एक्यूरेसी किसमें होगी, पैरामीटर में या स्टैटिस्टिक में? ज्यादा एक्यूरेसी किसमें होगी, पैरामीटर में या स्टैटिस्टिक में? बताओ। पॉपुलेशन के आधार पर निकाली गई न्यूमेरिकल वैल्यू या सैंपल के आधार पर निकाली गई न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? ज्यादा एक्यूरेट पैरामीटर होगा। क्या दोनों वैल्यूज सेम आ सकती हैं? क्या पैरामीटर और स्टैटिस्टिक सेम हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो सैंपल से मिल ही नहीं सकती। अंतर तो होगा ही, हाँ, बस अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर तो रहता ही है, उस अंतर को ही कहते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। अगर कभी पूछा जाए कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या है, तो स्टैटिस्टिकल एरर स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का जो डिफरेंस होता है उसी को स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं। और ये स्टैटिस्टिकल एरर तभी जनरेट होते हैं जब सैंपल के आधार पर काम होता है। तो हमने एक और टर्म समझा, स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है। हालांकि स्टैटिस्टिकल एरर कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीके हमारे कोर्स में भी हैं, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन आगे चल के। क्लियर है स्टैटिस्टिकल एरर वाला पार्ट? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं साइज ऑफ द सैंपल पर। सैंपल का साइज कब बड़ा होना चाहिए, कब छोटा होना चाहिए, ये हम कैसे तय करते हैं? कब हमें सैंपल साइज बड़ा रखना है, कब हमें सैंपल साइज छोटा रखना है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आपका जो नेचर ऑफ जो डेटा है वो क्या है ना? कई सारे फैक्टर्स पर ये बात निर्भर करती है कि आपका सैंपल का साइज बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। एक एक करके वो सारे फैक्टर को हम स्टडी करेंगे। इन द प्लानिंग ऑफ अ सैंपल सर्वे, जब हम एक सैंपल सर्वे प्लान करते हैं, अ स्टेज इज ऑलवेज रीच्ड एट विच अ डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट द साइज ऑफ द सैंपल। जब हम सैंपल के आधार पर कोई स्टडी करते हैं तो एक स्टेज आता है, एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमको ये तय करना पड़ता है कि हमको सैंपल साइज कैसा रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। भैया जब आप सैंपल कलेक्ट करने जाओगे तो तय तो करना पड़ेगा ना पहले कि कितना सैंपल लेना है, 5,000 का कि 50,000 का कि 5 लाख का। वट शुड बी द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द सैंपल, है ना? इट हैज टू बी डिसाइडेड बिफोर कलेक्टिंग सैंपल्स। बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल लेना मतलब कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है ना? रिसोर्सेस मतलब कि पैसा, समय, मैन पावर, ये सब आपके संसाधन है ना। बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपका पैसा भी लग रहा होगा, समय भी लग रहा होगा, बहुत ज्यादा मैन पावर भी लग रहा होगा, है ना? तो बहुत बड़ा सैंपल लेने का मतलब है कि रिसोर्सेस की बर्बादी। बहुत छोटा सैंपल लेने से जो
रिजल्ट की यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लो ये है पॉपुलेशन और आप उसमें से सैंपल ले रहे हो, ये इतना सा सैंपल ले रहे हो, तो बताओ इतने से सैंपल के आधार पर आप इस पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने जा रहे हो। मतलब आप एक एग्जांपल के लिए माना इस सैंपल का एवरेज 5 आया, तो आपने बोला कि इस पॉपुलेशन का एवरेज भी 5 होगा। अरे ये सैंपल साइज इतना छोटा है कि अब ये अजम्पशन यहां पर अप्लाई हो ही नहीं पाता। वो जो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो यहां अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स तभी अप्लाई होता है जब सैंपल साइज फेयरली लार्ज होता है। बहुत ज्यादा छोटे सैंपल साइज से ये अनुमान लगाने का जो लेवरेज है आपके पास, एडवांटेज है कि जरा से सैंपल से पूरे पॉपुलेशन का अनुमान लगाया जा सकता है, ये यूटिलिटी, ये बेनिफिट खत्म हो जाता है अगर सैंपल साइज बहुत छोटा हो। आपको एक रीजनेबल साइज तो लेना ही पड़ेगा सैंपल का, तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तब हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई जो रिजल्ट इस सैंपल का आया वही रिजल्ट इस पॉपुलेशन का भी होगा। तो बहुत छोटा होने से सैंपल की यूटिलिटी खत्म हो जाती है, उससे कुछ तो अनुमान आपका उतना रिलायबल ही नहीं होगा। और बहुत बड़ा सैंपल ले लोगे तो भाई वो तो रिसोर्सेज की बर्बादी है। एक समस्या आती है, सोचना पड़ता है कि भाई सैंपल साइज कितना रखें। तो भाई आपको सैंपल साइज को ऑप्टिमम रखना चाहिए, न कम न ज्यादा। और सवाल आता है कि ये कैसे तय होगा कि हमारे लिए ऑप्टिमम साइज क्या है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पर कि भाई आपकी समस्या क्या है, और उस समस्या का समाधान खोजने के लिए जो डेटा आपको कलेक्ट करना है वो डेटा किस नेचर का है। आपकी नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को आपको समझना होगा कि भाई आपका पॉपुलेशन कैसा है, आपको लेवल ऑफ एक्यूरेसी, भाई कई चीजों की समस्या हो सकती है ना। भाई मुझे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम्स पर, आपके नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर कि आपका ऑप्टिमम साइज क्या होगा। हम उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जो सैंपल साइज को प्रभावित करते हैं। ये तो आप कभी भी नहीं सीख सकते कि भाई कब सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, कब छोटा होना चाहिए, डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, है ना, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पर और आपकी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज पर। आप बस ये स्टडी कर सकते हो कि भाई सैंपल साइज को क्या प्रभावित करता है। जैसे नेचर ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा है, होमोजीनियस पॉपुलेशन और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है, फॉर एग्जांपल मेरे पॉपुलेशन में सिर्फ मेल पर्सन है, मान लो कि मेल फीमेल के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पॉपुलेशन में सिर्फ मेल है, तो एक तरह से होमोजीनियस पॉपुलेशन हो गई क्योंकि इस पॉपुलेशन में सारे मेल हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए कि मैं लिटरेसी पर कोई रिसर्च कर रहा हूं और मेरी पॉपुलेशन में सारे लिटरेट लोगों ही हैं, तो वो होमोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है यानी हर यूनिट में एक ही जैसी विशेषताएं हैं, जैसे माना कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में सारे ही मेल हैं, या मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है जहां पर रहने वाले सभी लोग ब्लैक हैं, तो मैं मानकर जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं कि भाई ब्लैक और व्हाइट में कोई रेशो निकालना चाहता हूं या देखना चाहता हूं कि भाई एवरेज हाइट कितनी है, या कौन लिटरेट ज्यादा है, कहां पर इलिटरेसी ज्यादा है या कम है। मैंने देखा कि मेरी पॉपुलेशन में तो सारे ही ब्लैक हैं, तो ये एक तरह से होमोजीनियस हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब जब आपकी पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, जब उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, समान विशेषताएं होती हैं। अब वो विशेषताएं डिपेंड करता है आप किस आधार पर तय करते हो, या तो सब ब्लैक हैं, या तो सब मेल हैं, या तो सब फीमेल हैं, या तो सब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं। जब आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, तो होमोजीनियस पॉपुलेशन मतलब
चाहे ये पॉपुलेशन 50 लाख की ही क्यों ना हो। अगर ये पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन के हर यूनिट में समान विशेषताएं पाई जाती हैं। भाई होमोजीनियस क्या होता है, जब जितने भी यूनिट्स हैं सब में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस आधार पर आप उसे होमोजीनियस कहते हो। तो होमोजीनियस से तो अगर मैं एक छोटा सा सैंपल ले लूं तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, मेरी पॉपुलेशन में मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है ना, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत हेट्रोजीनियस है तो फिर ऐसे केस में आप उस पॉपुलेशन को समझने के लिए बड़ा सैंपल लेते हो। तो पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो छोटे सैंपल से भी काम हो जाएगा, हेट्रोजीनियस है तो बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है। हम आगे चल के इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में कल हम देखेंगे कि सैंपल कितने प्रकार के होते हैं। पॉपुलेशन के साइज पर भी निर्भर करता है। अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो आपको बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो आपको छोटा सैंपल लेना पड़ेगा। भाई अगर भारत की जनसंख्या पर को ध्यान में रख के कोई रिसर्च करोगे तो बड़ा आपको क्या बोलते हैं कि सैंपल साइज लेना पड़ेगा। अगर नेपाल की जनसंख्या को ध्यान में रखकर कोई रिसर्च कर रहे हो तो छोटे सैंपल साइज में भी काम हो सकता है। भाई जितना बड़ा पॉपुलेशन का साइज उतना बड़ा सैंपल। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी यानी रिसोर्सेस, आपके पास समय और पैसा ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम और मनी अवेलेबल है तो आप सैंपल साइज बढ़ा लीजिए। अगर आपके पास पैसा कम है, समय कम है, तो आप सैंपल साइज छोटा लीजिए, ठीक है ना। साइज ऑफ क्वेश्चनरी, अगर आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लार्ज क्वेश्चंस हैं और बहुत टेक्निकल नेचर के सवाल हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं, बहुत टेक्निकल नेचर के सवाल हैं, तो भाई इतने टेक्निकल क्वेश्चनरी से बहुत ज्यादा सैंपल तो इकट्ठा नहीं हो सकता। तो जब आपके पास क्वेश्चनरी बहुत लार्ज और टेक्निकल होती है, टेक्निकल नेचर की होती है, तो आप सैंपल साइज को छोटा रखते हैं। जब आपके पास क्वेश्चनरी बड़ी सिंपल होती है, बड़े सिंपल से सवाल हैं और बहुत क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो भाई जब सवाल कम होंगे, सवाल सिंपल साधारण होंगे जिनका जवाब देना आसान होगा, तो ऐसे सवालों से आप बहुत ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो यहां पर सैंपल साइज आप बड़ा रख सकते हो, ठीक है ना। जब आप बहुत टेक्निकल सवाल पूछोगे, बहुत ज्यादा सवाल पूछोगे, तो बहुत कम लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डेटा आप कम ही कलेक्ट कर पाओगे। लेकिन जब सवाल साधारण होंगे, कम होंगे, तो आप ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट कर पाओगे। तो ये बात याद रखना कि जब क्वेश्चनरी का साइज बड़ा और टेक्निकल हो तो सैंपल छोटा होना चाहिए। जब क्वेश्चनरी का साइज छोटा हो और वो सिंपल हो क्वेश्चनरी, तो फिर सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। सैंपलिंग मेथड पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी शायद आपको ये भाषा समझ में ना आए, लेकिन कल निश्चित तौर पर आपको ये भाषा समझ में आ जाएगी। जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग किसे बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग किसे बोलते हैं, जब हम कल पढ़ेंगे कि सैंपलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तब हम इनकी बातें करेंगे। तो ये वाले पार्ट पर ना मैं आपको कल वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि कल आप सैंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बारे में जानते होंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के केस में आपको सैंपल साइज बड़ा लेना पड़ता है, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के केस में आपका सैंपल साइज छोटा भी हो तो काम चल जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। तो सैंपलिंग कई प्रकार की होती है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, आपका पॉपुलेशन साइज बड़ा है या छोटा है, आपका जो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी है वो कम है या ज्यादा है। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल साइज बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है तो छोटे सैंपल साइज से भी काम चल सकता है। पैसा समय ज्यादा है तो बड़ा सैंपल साइज रखो, कम है तो छोटा सैंपल साइज रखो। क्वेश्चनरी लंबा है, टेक्निकल है तो छोटा सैंपल लो, क्वेश्चनरी साधारण है, छोटा है तो बड़ा सैंपल लो।
सैंपलिंग मेथड, अगर रैंडम सैंपलिंग यूज कर रहे हो तो छोटे सैंपल से काम चल जाए, और बड़े सैंपल से काम चलेगा, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में छोटे सैंपल से भी काम चल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम तय करते हैं कि कब सैंपल साइज छोटा होना चाहिए और कब सैंपल साइज हमारा बड़ा होना चाहिए। समझ लो इस टॉपिक का हमने 50% पढ़ लिया, बाकी 50% पर हम कल आएंगे। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेज करो, क्योंकि ये आपको एक बार रिवाइज करना होगा। अगर यहां तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, या फिर एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी ये चैप्टर हमारा प्रयास रहेगा कि कल हम इसको समाप्त कर देंगे। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कल शुरू करेंगे, जिसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे सैंपलिंग के, और हर बार वहां से सवाल आता है। अभी जो एएसओ का पेपर हुआ वहां से भी उसमें सवाल पूछा गया था। मेरे ख्याल से पुराने पेपर उठाकर देखोगे तो भी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हमने बात की कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्यों सैंपल इन्वेस्टिगेशन सेंसस इन्वेस्टिगेशन से सुपीरियर माना जाता है ना। इसके बाद हमने बात करी सैंपलिंग क्या होता है। तो भाई सैंपलिंग तो एक प्रक्रिया है पॉपुलेशन में से सैंपल निकालकर पॉपुलेशन को स्टडी करने की। पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, पॉपुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, सैंपल किसे बोलते हैं, सैंपल फ्रैक्शन, सैंपलिंग फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, सैंपलिंग यूनिट किसे बोलते हैं, सैंपलिंग फ्रेम किसे बोलते हैं, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद सैंपलिंग स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है, साइज ऑफ सैंपल कैसे तय किया जाता है कि कब सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए कब छोटा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये तय करते हैं कि कब सैंपल साइज छोटा रखना है, कब सैंपल साइज बड़ा रखना है, ये वो फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। इन पर बेस्ड एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी हम इसका अगला पार्ट भी सीखना है हमें, जिसमें हम बात करेंगे कि सैंपल चुना कैसे जाता है। हालांकि ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मेथड ऑफ सैंपलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। कई सारे मेथड होते हैं, इसे भी पढ़ने में थोड़ा समय